आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है तनकीदी मजमून। सबक को बच्चों मैंने अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तनकीद के हवाले से मालूमात हासिल की, तनकीद क्या है और तनकीदी मजमून किस तरह से लिखे जाते हैं, और उर्दू अदब में तनकीदी मजमून की तारीख़ के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने एहतशाम हुसैन की ज़िंदगानी के हवाले से और एहतशाम हुसैन की तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ एहतशाम हुसैन का तनकीदी मजमून जिसका उन्वान है खोजी एक मुताला, इस सबक का मुताला करेंगे हम, और मजमून किस तरह से लिखा है, खोजी की किस तरह से मालूमात दी है, तनकीदी नज़रिए से हम इस सबक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा सबक का, वो इस सबक से मुतालिक सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, खोजी एक मुताला। बच्चों, खोजी एक नावल का किरदार है। वो नावल पंडित रतन नाथ सरशार ने लिखा है। फसाना आज़ाद नावल का नाम है। उस नावल में कई किरदार हैं। आज़ाद उसका हीरो है, और आज़ाद के साथ ही कहानी को आगे बढ़ाने वाला, नावल को आगे बढ़ाने वाला एक किरदार और है, जिस किरदार का नाम खोजी है। खोजी बच्चों नावल में इस तरह का किरदार है जो शुरू के अंदर बहुत आसानी से दाखिल हो जाता है, आम के इंसान की तरह दाखिल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो नावल पर इस कदर छा जाता है कि नावल का हीरो आज़ाद भी उसके आगे फीका नज़र आता है। पूरा नावल इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी के आसपास घूमता है, और ऐसा महसूस होता है कि अगर खोजी नहीं होता तो वो नावल भी मुकम्मल नहीं होता और नावल मकबूल भी नहीं होता। मज़ाहिया किरदार है, मजाकों के अंदर अपनी बात कहता है, शरारती है, झगड़ालू है, बात बात के ऊपर बिगड़ने वाला है, ज़रा सी बात के ऊपर चाकू निकालने के लिए तैयार हो जाता है। 60 साल की इसकी उम्र है, बकरे जैसी इसकी दाढ़ी बताई गई है, तंग पेशानी बताई गई है। पंडित रतन नाथ सरशार जब इसका तारुफ कराते हैं नावल के अंदर, जब ये मियाँ आज़ाद से मुलाकात करता है तो मियाँ आज़ाद की ज़ुबान के अंदर पंडित रतन नाथ सरशार कहते हैं कि ये मुजस्सिम शामत, पिस्ता कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, शरारत और खबाजत की निशानी, इस तरह से इसका तारुफ कराते हैं। यानी जितनी बुराइयां हैं, जितनी बदबख्तियां हैं, वो सारी की सारी खोजी के अंदर भर दी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी खोजी ईमानदारी से भी काम लेता है, खोजी अपनी अक्ल और सलीके से भी काम लेता है। खोजी एक बनावटी किरदार नहीं है, एक असल किरदार की तरह ज़िंदगी गुजारता हुआ आम इंसान के बीच में रहता हुआ मालूम होता है। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो वक्त पढ़ने के अंदर जब बेईमानी का मौका मिले तो बेईमानी कर जाते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी अपने आप के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं और पूरी समझदारी दिखाने की वो कोशिश करते हैं। खोजी भी इसी तरह का किरदार है जो पंडित रतन नाथ सरशार की और लखनऊ की देन है। लखनऊ की देन इसलिए है क्योंकि पंडित रतन नाथ सरशार ने लखनऊ की ज़मीन से उसको उठाया है। ये अलामती किरदार है बच्चों। इस किरदार के ज़रिए पंडित रतन नाथ सरशार लखनऊ की ज़वाल पजीर ज़िंदगी को बताना चाहते थे। अब ज़वाल पजीर ज़िंदगी कौन सी है? तो बच्चों, लखनऊ के अंदर नवाब रहते थे, वहाँ के लोग ताकतवर थे, हुकूमत उनके हाथ में थी, जैसा चाहे वैसा वो लोग करते थे, खूब पावर के अंदर वो लोग रहते थे और खूब अय्याशी की, ऐशो इशरत की ज़िंदगियाँ वो गुजारते थे। लेकिन जब 1857 के गदर के बाद उनसे उनकी हुकूमत छीन ली गई, उनसे उनकी ताकत छीन ली गई, ऐशो इशरत के सामान छीन लिए गए, अब असल में उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनका अहम है वो अहम बना रहा। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, लेकिन अपने आप को रईस बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ताकतवर बताने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। दूसरे अशखास को अपने आगे हकीर समझने वाले लोगों की निशानदेही इस किरदार के ज़रिए की गई है। तो लखनऊ की ज़वाल पजीर ज़िंदगी वही है कि उसमें हाथ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिखावे के अंदर हमेशा आगे रहना, खर्च के अंदर हमेशा आगे रहना। ये किरदार भी हर बात के अंदर आगे रहता है, हर सवाल का इसके पास जवाब है, हर मुश्किल का इसके पास हल मौजूद है। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, ये दुश्मन से भिड़ जाता है, लड़ जाता है, लेकिन पिट कर आता है। ताकत नहीं है लड़ने की, छोटे कद का है, 60 साल इसकी उम्र है, लड़ता है दुश्मन से, लेकिन पिट कर आ जाता है। पिटने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं होती, पिटने के बाद भी अकड़ू बना रहता है, और साथ में ये और बात कहता है कि लाओ मेरी करोली, या फिर कहता है कि करोली नहीं हुई वरना अभी पेट में भोंक देता।
तो अकड़ वाला किरदार है, ये अकड़ू बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये वफादार किरदार है। वफादारी इसके जिस्म में, इसमें खून में रमी हुई है। जब ये नवाब साहब के दरबार में था, नवाब साहब की मुसाबिहत इसने कर रखी थी, तो नवाब साहब के लिए पूरा वफादार बना हुआ था। नवाब साहब के सुख दुखों को कम करने की कोशिश करता था और उनकी खुशियों के अंदर ये शरीक होता था। हालांकि खूब खर्चा कराता था, तरह तरह की बातें उनको बनाता था, झूठी सच्ची जैसे भी चाहे वो नवाब साहब को खुश करना चाहता था। तो पूरी वफादारी से नवाब साहब के साथ था। मियाँ आज़ाद को भी उनका दुश्मन समझता था और उनसे भी नवाब साहब को दूर रहने की सलाह दिया करता था। लेकिन जब मियाँ आज़ाद के साथ ये हो गया और इसकी वफादारी मियाँ आज़ाद की तरफ मुड़ गई, तो उसके बाद ये उनके लिए वफादार हो गया और पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से इनके साथ लगा रहा। कोई भी परेशानी आती तो बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की सलाह देता, ऐसा मशवरा देता कि जो रफ़ीक या अच्छा दोस्त है वही उस तरह की सलाह दे सकता है। तो ये वफादार किरदार है, अकड़ू किरदार है, अपनी बात को आगे रखने वाला किरदार है। जैसा मियाँ आज़ाद करते हैं वैसे ही तरीक़े ये भी अपनाता है, उसी अंदाज में करने की कोशिश करता है। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं, वाकई में बहादुर हैं। खोजी भी बहादुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ दिखावी तौर पर। वो अपनी नाकामियों के पर्दे में अपने आप को छुपाकर अपनी बहादुरी को सामने लेकर आता है कि देखो मैं भी बहादुर हूँ। मियाँ आज़ाद लड़ने के लिए इसको साथ लेकर गए। तुर्की में लड़ाई हो रही है इनकी, मियाँ आज़ाद लड़ाई कर रहे हैं और ये छुपे हुए अफ़ीम पी रहे हैं। अफ़ीम के शौकीन थे, अफ़ीम पी रहे हैं और जैसे ही इनको लगा कि अब लड़ाई ख़त्म हो रही है या अब सामना होने वाला है, तो फ़ौरन अपने तलवार निकाल कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि करौली नहीं हुई वरना मैं भी देख लेता। और फिर बाद में अपनी डींगे भी मारते हैं कि मैंने ये कारनामा कर दिया, मैंने ये बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। तो मुआशरे की सच्चाई दिखाने वाला किरदार है। हमारे बीच में मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग इनको आपको मिल जाएंगे जो अमली नाम पर कुछ भी काम नहीं करते, अमली मैदान में उनके कारनामे ज़ीरो हैं, लेकिन अगर उनसे बात की जाए तो बड़े बड़े फ़िक्रे कसेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े इस अंदाज में बातें करेंगे कि उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज़हीन शख्स कोई नहीं है। इस तरह का किरदार खोजी है। एहतशाम हुसैन ने पंडित रतन नाथ सरशार के इसी किरदार को लेते हुए अपनी तनकीद लिखी है। खोजी के ऊपर आपने तनकीदी मजमून लिखा है, इसकी सच्चाइयाँ बयान की है। तनकीदी मजमून के माने मैंने बताए थे बच्चों आपको, सच्चाई बयान करना, दूध का दूध पानी कर देना, खोल के बयान कर देना, जो उसके अंदर सच्चाई हैं, अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर बुराइयाँ और खामियाँ हैं, उनको निकाल कर बाहर रख देना। हम जब तनकीदी मजमून पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस किरदार को इस तरह से देखा जाना चाहिए, इस किरदार की शख्सियत के क्या क्या पहलू हैं, वो सारे के सारे तनकीदी मजमून के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। तो ये तनकीदी मजमून है और एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है। खोजी इसका नाम है, खोजी एक मुताला, हम इसका मुताला करेंगे हम भी, और खोजी किरदार के बारे में और भी मालूमात जो एहतशाम हुसैन ने हमें दी है हम हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, बड़े गौर से आपको देखना है। खोजी बड़ा दिलचस्प किरदार है और उसकी खुसूसियात निकल कर यहाँ पर बाहर आएंगी। तनकीद के माने मैंने आपको बता दिए बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। अब खोजी एक अलामती किरदार है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें बुराइयाँ भी हैं। आज़ाद जो है उसमें ज़्यादातर अच्छाइयाँ भरी हुई हैं। आज़ाद जैसे किरदार हमारे बीच में नहीं मिलेंगे, लेकिन खोजी जैसे किरदार हमारे बीच में ज़रूर मिल जाएंगे। तो जो भी उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, एहतशाम हुसैन ने सारी की सारी निकाल कर बाहर कर दी हैं। रतन नाथ सरशार के नोवेल का किरदार है ये। सरशार का नोवेल 4 जिल्दों में छपा हुआ है, बहुत तवील नावल है, बहुत बड़ा नावल है और बहुत सारी किस्से और कहानियाँ उस नावल के अंदर मौजूद हैं। बहुत मशहूर नावल है, मकबूल नावल है और बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले नावलों में वो शामिल है। और ज़्यादा पढ़े जाने का उसका जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह खोजी का किरदार ही है। खोजी उस नावल को बहुत दिलचस्प बना देता है। कुछ उस नावल के हिस्से भी हमने सवाल जवाब के हिस्से में करने हैं, वो भी मैं आपको सख्त बताऊँगा, तो आपको और अच्छे से खोजी के बारे में मालूमात पता चल जाएगी। तो देखते हैं। एहतशाम हुसैन कहते हैं कि कभी कभी तो खोजी पर गौर करते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि उसे सिर्फ लखनऊ का इंसान समझा जाना उसकी अजमत और आफाकियत की तौहीन है। खोजी कहानी के अंदर लखनऊ से मंसूब है, लखनऊ का किरदार है। लखनऊ में नवाबों के पास रहता है, नवाबों की बैठकर नवाबों के बीच में बैठकर वो उनके सामने हंसी मजाक करता है, उनके दिल बहलाता है नवाबों के, यानी नवाबों के साथ जो लगे रहते थे
पिछलग्गे जिसे कह सकते हैं हम, वो लोग लगे रहते थे, उस तरह का शख्स ये भी था। तो नवाबों के साथ ये अपना वक्त गुजारता था। नवाबों का वक्त बर्बाद करे या नहीं करे, नवाबों के साथ यह अपना वक्त गुजारता था और उसी वजह से ये अपनी माशी ज़रूरियात को भी पूरी करता था। तो एहतशाम हुसैन कहते हैं कि ये नवाबों की किरदार है, लखनऊ का किरदार है, लेकिन इसको सिर्फ लखनऊ का किरदार ही तस्लीम करना ये उसकी अजमत और आफाकियत के ऊपर एक लानत की तरह होगा, उसके ऊपर एक तौहीन होगी। इसके ऊपर आफाकियत के माने होते हैं बुलंद शोहरत, जिसकी शोहरत आसमान तक हो, बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो जाता है उसको आफाकियत वाला कहते हैं, शोहरत की आफाकियत कहा जाता है। और अज़मत यानी जिसमें अजीमियत हो, जिसमें अज़मत हो, बुलंद किरदार वाला, तो इसकी अज़मत और आफाकियत की तौहीन है। वो हर ऐसे अहद में पैदा होता है जब उसके दौर की सदाकत पर शक होता है। अहद के माने होते हैं बच्चों ज़माना। ये किरदार सिर्फ सरशार के पास ही नहीं है, उनसे पहले भी ये किरदार हो चुका है, उनके बाद भी ये किरदार हो चुका है। हम इस बात को हमें अपने जहन में रखना है कि ये वो किरदार है जो हमारे आसपास हमें नज़र आता है, हमारे आसपास हमें मिल जाता है, उस तरह का किरदार है। हमारे बीच में ऐसे शख्स होते हैं जो कुछ नहीं करके भी सारी कामयाबियों का सेहरा अपने सर बांध लेते हैं, सारी तारीफ़ें खुद बटोर लेते हैं, खुद के नहीं कर लेते हैं, और ज़्यादातर वो खुद की तारीफ़ें खुद ही करते हैं, खुद ही अपने बारे में बताते जाते हैं कि मैंने ये कारनामा किया, मैंने ये कारनामा किया, मैं फ़ला शख्स से मिला हूँ, मैं फ़ला शख्स के पास गया हूँ। इस तरह से वो तारीफ़ें बटोर लेते हैं। तो ये जो किरदार है, खोजी का किरदार है, ये हर अहद में पैदा होता है जब उस दौर की सदाकत पर शक होता है। सदाकत, सच्चाई। वो शेक्सपियर को फालिस्टाफ और किंग लेयर के दरबारी ज़रीफ की शक्ल में मिला था। ज़रीफ यानी हंसी मजाक करने वाला, हंसोड़। तो शेक्सपियर के जो नॉवल हैं, शेक्सपियर की जो कहानियां हैं, उनमें वो फालिस्टाफ और किंग लेयर की शक्ल के अंदर मौजूद है। सर्वेंटेज ने उसे डॉन क्विक्सोट और सैंको पाइंजा के लिबास में पाया था। सरशार ने उसे खोजी के बेस में ढूंढ निकाला और मुंशी सज्जाद हुसैन ने हाजी बगलोल कहकर उसको पुकारा। ये अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग कहानियों के किरदार हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसी इनकी खासियत है, एक जैसी इनकी सिफ्त है, एक जैसे किरदार ये सारे के सारे हैं। चाहे आप शेक्सपियर का फालिस्टाफ और किंग लेयर का किरदार ले लो, या फिर आप सर्वेंटाज का डॉन क्विक्सोट और सैंको पाइंजा ले लो, और या फिर मुंशी सज्जाद हुसैन का हाजी बगलोल ले लो। हाजी बगलोल भी इसी तरह का किरदार है जो बातें कर करके अपने काम निकालने की कोशिश करता है और अपने आप की ही तारीफ़ें करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बड़े से बड़े मसले को और बड़ी से बड़ी परेशानियों को अपनी ज़रीफ़ाना अंदाज में सुलझा देते हैं, अपने हंसी खुशी के अंदर उस बात को, उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो हर दफ़ा आकिलों की दुनिया पर तनकीद करने के लिए उठता है, आकिलों, अक्लमंदों की। तो ये जो किरदार आते हैं, हर ज़माने में, अलग अलग ज़माने में किरदार आते हैं, वो आकिलों की दुनिया के ऊपर तनकीद करते हैं, आकिलों की दुनिया की कमियां निकालते हैं और अपनी अहमकाना बातों से बहुत सी ऐसी सदाकतों की तरफ इशारा कर देते हैं। सदाकतें यहाँ पर हैं दुनिया की सच्चाइयाँ जो होना चाहिए, उन बातों की तरफ इशारा कर देते हैं। बातों बातों के अंदर अहमकाना, बेवकूफ़ी भरी, पागलपन भरी हुई बातों से ये बड़े से बड़े मसलों को हल कर देते हैं और ऐसी बातों की तरफ इशारा कर देते हैं कि जो बातें होनी चाहिए, जिस तरह के आमाल होने चाहिए, उस तरफ ये तवज्जो करवा देते हैं। संजीदगी जिसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, तो संजीदगी से जो बात नहीं कही जा सकती, समझदारी से जो बात नहीं कही जा सकती, ये हंसी मजाक के अंदर, तंज़ो मज़ाक के अंदाज के अंदर ये किरदार उन बातों को कह जाते हैं। मुतहम्मिल के माने हैं बच्चों बर्दाश्त करने वाला। तो संजीदगी के ज़रिए जिस बात को नहीं की जा सकती, संजीदगी से वो बात कहें तो बर्दाश्त नहीं हो किसी से, लेकिन हंसी मजाक के अंदर, तंज़ो मज़ाक के अंदाज में वो बात कही जा सकती है। हाँ, ये ना भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार खोजी ही को जन्म दे सकते थे। अब जो खोजी की खासियात हैं, खोजू की खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात के बारे में बताया गया है कि सरशार और लखनऊ, इन दोनों के मिलन से ही खोजी बना है, इन दोनों के मिलन से ही खोजी की कैफियत आई हैं, खोजी की खुसूसियात आई हैं। अगर इन दोनों का मिलन नहीं होता, सरशार लखनऊ से नहीं होते, तो शायद खोजी भी उस रंग रूप में नज़र नहीं आता जिस रंग रूप में ये हमें नज़र आता है। आगे आते हैं।
खोजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब के तारीखी बटेर सफ शिकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त होती है। भोले भाले नवाब साहब थे, किस्सा था सरशार का, भोले नवाब साहब का। उसके अंदर नवाब साहब का एक तारीखी बटेर रहता है उनके पास, वो गुम हो जाता है। वो ख़ानदानी बटेर है और सफ शिकन शाह उस बटेर का नाम है। सफ शिकन का मतलब होता है सफ़ों को तोड़ने वाला। तो ये बहुत बहादुर बटेर था। अपने बटेरों की जो उड़ान भरती थी, ये जैसे भी करतब दिखाते थे, ये बटेरबाजी के शौक थे, तो ये सफ़ों को तोड़कर आगे निकल जाता था और तारीखी बटेर था। तो नवाब साहब इससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार मियाँ आज़ाद ने इसको उड़ा लिया, इस बटेर को, खो गया ये बटेर। तो नवाब साहब जो इस बटेर से बहुत मोहब्बत करते थे, इसके गम के अंदर डूब गए। अब नवाब साहब जब गम में डूब गए तो नवाब साहब के जो आसपास के करीबी लोग थे, जो मस्खरे तौर के लोग उनके साथ बैठे रहते थे, आवारा लोग उनके साथ बैठे रहते थे, वो नवाब साहब को ढाढ़स बंधाते हैं। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से उस बटेर की तारीफ़ें करते हैं, झूठी तारीफ़ें करते हैं और नवाब साहब की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी झूठें उस वक्त होती हैं। कई तो ये भी कहते हैं कि उस बटेर को उन्होंने नमाज अदा करते हुए देखा, उस बटेर को उन्होंने इबादत करते हुए देखा। इस तरह के मकौले भी उस बटेर के लिए सिर्फ नवाब साहब को खुश करने के लिए कहे जाते हैं। उस महफिल में, उस जगह के ऊपर जहां ये नवाब साहब को खुश करने के लिए बटेर खो गया, नवाब साहब गम में हैं, अब जो उनके पास बैठे हुए उनके दोस्त हैं वो सब उनको बटेर की तारीफ़ें कर रहे हैं, नवाब साहब की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ खोजी भी था और खोजी की बातें वहाँ पर उस वक्त समझ में आती हैं, उस वक्त सुनाई में देती हैं। जहाँ बहुत से मुसाहिब नवाब साहब को बटेर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे हैं, वहाँ खोजी भी है। उसमें कोई खुसूसियत ऐसी ज़रूर है कि वो बहुत जल्द हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। उसकी तेज़ ज़ुबानी, उसके फ़िक्रे, उसकी खालिस अफ़यूनियों किसी गुफ्तगू, अफ़यूनियों जिसको अफ़ीम भी कहते हैं हम, अफ़ीम पीने का शौक़ था, ये अफ़ीम पीता था और अफ़ीम के पीने की वजह से इसको नशा हो जाता था हल्का हल्का सा। उस नशे के अंदर जो गुफ्तगू करता था तो वो अलग तरह की कैफियत पैदा हो जाती थी उसकी गुफ्तगू से। तो उसकी खालिस अफ़यूनियों किसी गुफ्तगू, सब में एक ज़हीन भांड की कैफियत मौजूद है। वो उस दरबार में मौजूद हैं, वहाँ पर नवाब साहब के साथ मौजूद है, ढाढ़स बंधा रहे हैं उनके मुसाहिब जो हैं। और मुसाहिब वही हैं मस्खरे, उनके दोस्त जो उनके नवाब साहब को बातों में लगाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं, तारीफ़ें करते हैं नवाब साहब की, और नवाब साहब के जो पैसे मिलते हैं उनको ये आपस में कर लेते हैं। तो ये मुसाहिबों की महफिल है, मुसाहिब बैठे हुए हैं, तो उसी के अंदर खोजी भी मौजूद है। सब लोग बात कर रहे हैं तो खोजी भी वहाँ पर अपनी राय मशवरा देता है, अपना तरीक़ा बताता है और नवाब साहब से हमदर्दी वहाँ पर दिखाता है। तो उस जगह के ऊपर जो खोजी किरदार की खुसूसियात हैं वो खुसूसियात ज़ाहिर होती हैं, वो नज़र आती हैं। और जो सारी खुसूसियात हैं वो मिलकर ये मैसेज देती हैं, ये पैगाम देती हैं कि खोजी एक ज़हीन है लेकिन भांड किस्म का आदमी है, जो जिस तरह के भांड होते हैं उस तरह का आदमी है ये, लेकिन ये बड़ा ज़हीन आदमी है। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता कि आगे बढ़कर उसकी हस्ती अफसाने पर छा जाएगी और जहां वो ना होगा वहां फसाना आज़ाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसकी दाखिलियत होती है, इस तरह से किरदार दाखिल होता है कि आम किरदार लगता है, कोई इसका बड़ा कारनामा नज़र नहीं आता। ये जो महफिल है इस जगह के ऊपर मिलता है, लेकिन ये इस महफिल में भी अपना असर छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे चलकर ये अपनी बातों से, ये अपने कलाम के ज़रिए, ये अपने कारनामों के ज़रिए पूरी तरह से फसाना आज़ाद के ऊपर छा जाता है। हीरो आज़ाद है लेकिन ये हीरो के साथ ही दूसरा हीरो हमें नज़र आने लग जाता है कि अगर इसको हटा दो तो पूरा का पूरा फसाना आज़ाद किसी काम का नहीं रह जाएगा, उसके ऊपर गहन लग जाएगा। गहन लग जाना, कालिक जमा हो जाना, ख़राब हो जाना। लेकिन जब नवाब साहब की ज़बान ये मालूम होता है कि खोजी की उम्र 60 साल है, खोजी की उम्र 60 साल की उम्र थी है। मुश्किल अल्फाज आपको लिख लेना है। सफ शिकन उस कबूतर का नाम था, बटेर का नाम था, लेकिन इसके माने भी बता रखे हैं। सफ शिकन का मतलब है सबों को तोड़ देने वाला और गुमशुदगी, खो जाना। सफ शिकन गुमशुदा हो गया था, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। नवाब साहब की उम्र के हवाले से कि उसकी उम्र 60 साल है, जब ये पता चलती है बात तो हमें उसकी बातों में एक तरह का मज़ा आने लगता है
पहले तो हम उसको एक हंसोड़ ज़रीफ समझ रहे थे, मस्खरा समझते हैं, लेकिन जब उसकी उम्र की मालूमात हमें पता चलती है कि ये 60 साल का आदमी है, जो बातें कह रहा है ये अपने तजुर्बों पे कह रहा है, ये उसके तजुर्बे हैं, लेकिन उसका बात करने का अंदाज़ ऐसा है कि उसकी बातें सुनकर हंसी आती है, उसका चेहरा देखकर हंसी आती है। वो अपने ख्याल में संजीदगी से राय दे रहा है, लेकिन हर शख्स उसे छेड़ता है। उसकी उम्र 60 साल है, काफ़ी तजुर्बे उसने हासिल किए हैं, वो अपने तजुर्बों पे मुबनी राय दे रहा है, लेकिन सब उसका हंसी उड़ाते हैं, सब उसकी संजीदगी का मजाक उड़ाते हैं। और जब उससे संजीदगी से बात करते हैं तो वो भी गुस्सा हो जाता है। कोई उससे संजीदा बात करे तो उसको लगता है कि उसकी कदो कामत का मजाक उड़ाया जा रहा है। छोटे कद का था, डिंगने कद का था और शक्ल सूरत भी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़हीन समझता था, बहुत खूबसूरत समझता था। हुस्न जमाल में वो समझता था कि मेरे आगे कोई नहीं है। यूसुफ सानी अपने आप को ये मानता था। तो हर कोई उसको छेड़ता रहता था, परेशान करता रहता था। वो भी खामोश नहीं रह सकता, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर जगह अपनी बरतरी जताना ज़रूरी है और हर शख्स पर तनकीद करना लाजमी है। अब लोग छेड़ते थे उसको, लेकिन वो भी खामोश नहीं रहता, हर बात का उसके पास जवाब था, हर चीज़ के अंदर वो अपने हाथ डालता था, हर इंसान से वो भी छेड़खानी करने की कोशिश करता था। यहीं हमें उसकी सीरत की इब्तदाई नकूश मिल जाते हैं। नकूश नक्श की जमा, जिनका ज़्यादा हिस्सा किताब के ख़त्म होने तक बाकी रहता है। उसके डरने और नफ़रत करने की चीज़ों में पानी है, जिसके नाम से वो पनाह मांगता है। पानी से जो खोजी है बहुत ज़्यादा डरता था। एक बार आज़ाद ने कहा पानी दिखाकर कि इसमें गोता लगाइए, कूद पड़िए पानी में नहाने के लिए। तो वो कहता है, डर के मारे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, मुझे मारना चाहते हो तो जहर की पुड़िया दे दो, जहर की पुड़िया देकर मार दो, पानी के अंदर कतई मत घुमाओ, कतई मत कूदने दो मुझे, क्योंकि पानी से मैं खौफ खाता हूँ और पानी में जाना माने है मेरी मौत के। तो पानी से बहुत ज़्यादा वो खौफ खाता है, पानी के करीब भी वो नहीं जाता है। आगे चलकर उसके खौफ में जो उसका डर है, पहला डर तो उसका पानी से है और आगे उसके खौफ में और इजाफा हो जाता है। वो इजाफे वाली चीज़ें हैं, एक तो कुम्हार और एक अज़फ़रान का इजाफा हो जाता है। अज़फ़रान बावर्ची है जो इसकी खूब पिटाई करती है। एक दिन उसकी पिटाई से इतना खौफ खाता है कि उसकी नाम सुनते ही घबरा के भागता है। तो अज़फ़रान और कुम्हार का इजाफा हो जाता है उसके डरने के अंदर। उसकी पसंद की चीज़ें अफ़यून और गन्ना हैं। गन्ना और अफ़यून उसको बहुत पसंद है। चूँकि उसका किरदार मुबालगा आमेज़ है, मुबालगा आमेज़ हद से बढ़ा हुआ, गैर मामूली, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है इसके किरदार के बारे में। अगर कमियां हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बताई गई हैं, वाज़ेह कर दी गई हैं, साफ साफ नज़र आ रही हैं, और जो अच्छाइयां हैं उनके अंदर भी वजाहत है, वो भी हमें साफ साफ नज़र आती हैं। तो ये मुबालगा आमेज़ किरदार है। इस किरदार के ज़रिए कहानी आगे बढ़ती हैं, फसाने आगे बढ़ते हैं। मुबालगा आमेज़ और गैर मोतदल, गैर मोतदल जिसमें इत्तिदाल ना हो। इत्तिदाल के माने होते हैं बच्चों तवाज़ुन, वज़न के मुताबिक जैसा होना चाहिए उसी अंदाज में, लेकिन उसमें इसी बात की कमी है, उसमें किसी भी बात का वज़न नहीं है। अगर वो अच्छाई की तरफ जाता है तो अच्छाई की बातें करता है, और बुराई की तरफ जाता है तो वो खूब बुराइयों की बातों के अंदर मुलव्विस हो जाता है। तो गैर मोतदल जिसमें इत्तिदाल ना हो, हद से गुजर जाने वाला, हर चीज़ में वो हद से गुजर जाता है। इसलिए उसकी पसंदगी और नापसंदगी, मोहब्बत और नफ़रत, हर चीज़ जल्द जल्द नुमाया हो जाती है। उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हर चीज़ के बारे में वो खुलकर बोल देता है, सीधे बोल देता है। जिससे उसको नफ़रत है उसके बारे में भी खुलकर बोल देता है, मुंह के ऊपर उसको जवाब देता है, और जिससे नफ़रत है, जिससे मोहब्बत है, उसके बारे में भी ये साफ साफ अपनी राय रखता है, सीधे अल्फाज में ये कह देता है। तो ये मुबालगा आमेज़ किरदार है और गैर मोतदल है। इसलिए जो भी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, इसकी नफ़रत और पसंद हैं, वो साफ साफ हैं, वो वाज़ेह हैं, जो भी हैं हमें सीधे नज़र आती हैं। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं कि किस तरह की ये इसकी पसंद और नापसंद सामने आती है। खोजी अपने आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है। हिंदुस्तानी के माने हैं बच्चों कि जहाँ सभी मुल्क के सभी मज़हब के लोग मिलकर रहें, सभी तफरीक को मानने वाले, सभी फ़िरक़ों को मानने वाले, सभी मज़हब को मानने वाले लोग मिलकर रहें। ये हिंदुस्तान की कौमियत है। कौमियत क्या है हिंदुस्तान की? कि सभी मिलकर रहें, सभी मज़हब को मानने वालों का आदर किया जाए, सभी मज़हब के मानने वालों को इज़्ज़त दी जाए। लेकिन जब तहज़ीब के इम्तिहान का वक्त आता है
तो वो खालिस मुसलमान बन जाता है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, सभी तरह के लोगों की इज्जत करता है, लेकिन जब तहजीब की बात की जाती है तो वो अपने आप को मुसलमान बना लेता है, मुसलमान कहता है। अब कैसा मुसलमान? कदीम और जदीद में उसके इंतखाब और इज्तनाब की हदें वाज़ेह हो जाती हैं। इंतखाब के माने होते हैं बच्चों चुनना, और इज्तनाब के मतलब होते हैं छोड़ देना, छांट लेना उसके अंदर से। इज्तनाब यानी परहेज करना। इंतखाब और इज्तनाब ये एक दूसरे के ज़द हैं। तो कदीम और जदीद में उसके इंतखाब और इज्तनाब की हदें वाज़ेह हो जाती हैं। वो सड़क के किनारे बैठे हुए कबाबिये के यहाँ से कबाब खरीद कर खाने को बुरा नहीं समझता। कौमियत की बात आती है तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, लेकिन जब तहजीब की बात की जाती है तो वो फ़ौरन मुसलमानी बातें करने लग जाता है, मुसलमानों के अंदाज इख्तियार कर लेता है। क्या उसको होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये बात भी उसकी साफ साफ नज़र आती है। साफ अंदाज में ये बात भी बयान कर देता है। क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना, हर चीज़ के अंदर उसकी एक सोची समझी जहनियत काम करती है, उसी के मुताबिक वो काम करता है। जो पहले से होता आया है, जो उसके बाप दादा करते आए हैं, उसी अंदाज में उस काम को करता है। उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता। जो राय उसने बना ली है उसी राय के मुताबिक वो काम करता है। तो उसके इंतखाब और इज्तनाब में वाज़ेह हो जाती हैं उसकी बातें। उसकी जदीद और कदीम का जो फ़र्क है वो नज़र आ जाता है। और वो कैसे नज़र आता है कि अगर रास्ते में जा रहा है वो, अगर उसको कहीं कबाबिया मिला, कोई दूसरा खोमचे वाला मिला और वो खाना बेच रहा है कुछ, तो वहाँ से लेकर खा लेगा, वो उसके पास से खा लेगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि होटल में जाके खाना खाना चाहिए तो ये कहेगा कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, होटल में खाना खाना गुनाह है, वो उसको मना कर देगा। वो कहेगा कि होटल के अंदर इस तरह के खाने परोसे जाते हैं जो हम नहीं खा सकते, और होटल में जाने वालों को शराब तो ज़रूर पीनी पड़ती है। इस तरह की बातें उसके जहन के अंदर आएंगी तो वो होटल से परहेज़ करेगा। बाहर खाना खाने की बात आएगी तो मना कर देगा। लेकिन जब रास्ते में किसी कबाबिये को देखेगा और उसके मन में आएगी तो वहाँ से वो कबाब ख़रीद कर खा लेगा। तो किरदार के अंदर इसके सच्चाई है, साफ गोई है। जो कहता है वो इसको बोल देता है, लेकिन अपनी तहजीब की भी कदर करता है, अपने मज़हब की भी ये इज्जत करता है। वो सड़क के किनारे बैठे हुए कबाबिये के यहाँ से कबाब खरीद कर खाने को बुरा नहीं समझता, क्योंकि ऐसा होता आया है। लेकिन होटल में जाकर खाने को वो शरअन नाजायज़ ख्याल करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वहाँ शराब ज़रूर पीना पड़ती है। अब होटल के खाने को किसने कह रहा है? ये उसने खुद ने राय बना रखी है। ये हालांकि ऐसा होता नहीं है। अलग अलग तरह के होटल होते हैं, अलग अलग तरह की जगहें होती हैं, लेकिन उसके राय बन चुकी है ये। वो एक बार जान चुका है कि होटलों के अंदर शराब पीनी पड़ती है, तो उसने होटलों में जाना ही मना कर देता है जाने से। वो कहता है कि होटलों में जाना शरअन नाजायज़ है, शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शराब पीना ज़रूर होती है और सूअर के गोश्त से तो छुटकारा ही नहीं। इन्हीं बातों से ये जाहिर होता है कि खोजी में दर हकीकत वो तंज़ है जो एक मिटती हुई तहजीब मुआशरती तग़य्युरात के ख़िलाफ़ अपने आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब इससे उसकी किरदार के ज़रिए हम तहजीब के बारे में बात कर सकते हैं कि जो मिट रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप के अंदर एक ढब बनाए हुए है, एक सलीक़ा बनाए हुए है, और वो अपनी गिरती हुई तग़य्युरात के ख़िलाफ़, अपने गिरते हुए वक़ार के ख़िलाफ़ उसी अपनी ज़िद को, उसी अपनी हट को ये हथियार बनाए हुए हैं। इज्तिनाब के माने में बताया बच्चों मैंने, परहेज़ और तग़य्युरात यानी तब्दीलियाँ, और हरबे के माने होते हैं हथियार के। तो उस तहज़ीब की अक्कासी करती है कि जो अपनी तब्दीलियों को, अपनी तग़य्युरात को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रही है, किसी तरह उसको रोकने की कोशिश कर रही है कि जो गिरावट आ रही है उसके अंदर, जो मेयार में ख़राबियाँ आ रही हैं उनके, उस ख़राबियों से निकला जाए, उस ख़राबियों से बचा जाए। और वो सिर्फ़ अपनी ज़िद और हट के ज़रिए ही सारे काम करने चाहते हैं। यानी जो राय बना ली गई है उस राय के ज़रिए कि हमारे ख़ानदान में शुरू से ये होता हुआ आया है, अब ये नहीं देख रहे कि अब क्या ज़वाल आ रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो वही काम करते चले आ रहे हैं, उसी अंदाज़ में अपनी हिफाजत करते चले आ रहे हैं जो उनके बाप दादा या उनके अजदाद करते आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी तहज़ीब की शानदही ये कर रहा है। ये कभी ना भूलना चाहिए कि आज़ाद और खोजी मिलकर उस वक्त की ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा रह जाएगा,
एक दूसरे के लिए उकबी ज़मीन का काम देता हुआ मालूम देता है। उकबी के माने होते हैं बच्चों पिछला। आज़ाद और खोजी दो तरह के किरदार हैं, अलग अलग किरदार हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर खोजी और आज़ाद साथ नहीं होते तो दोनों की खुसूसियात वाज़े नहीं होती, दोनों की अच्छाइयाँ पूरा पता नहीं चलती, दोनों की बुराइयाँ पता नहीं चलती। आप ये समझ सकते हैं कि खोजी और आज़ाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ आज़ाद है और एक तरफ खोजी है। जहाँ अच्छाइयों की बात आती है, जहाँ बुलंदी की बात आती है, वो तो किरदार सामने आता है आज़ाद का, और जहाँ इंसान के दूसरे पहलू की बात आती है, जहाँ मेयार गिरा हुआ महसूस होता है, जहाँ बनावटीपन नज़र आता है, जहाँ बदकारियाँ नज़र आती हैं, वहाँ किरदार नज़र आता है खोजी का। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की ज़मीन हमवार करते हुए चलते हैं, एक दूसरे की नींव मजबूत करते हुए चलते हैं कि उनकी खुसूसियात वाज़े हो जाए, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक दूसरे के किरदार से लिपटी हुई नज़र आती हैं। एक बुरा करेगा तो दूसरा उसका अच्छा करके दिखाएगा, और एक अच्छा करेगा तो दूसरा उसका गलत पहलू बताएगा, उसकी दूसरी चीज़ सामने लेकर आने की कोशिश करेगा। सरशार ने एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए हैं। इंसानी सीरत के जिन पहलुओं में उनको बुलंदी, फ़िक्र और रब्त नज़र आया, वो आज़ाद के लिए मखसूस कर दिए गए, वो आज़ाद के लिए ख़ास कर दिए गए। आज़ाद उन किरदारों का हामी हैं जो बुलंद किरदार से मुताबिक हैं, जो इंसान की बुलंदी की बात करते हैं, मेयार ऊंचा उठाने की बात करते हैं, उसके ऊंचे तगय्युरात के बारे में बात करते हैं, तो वो किरदार आज़ाद का है। और जहाँ पस्ती की बात आए, जिनमें पस्ती फ़िक्र और बेढंगापन था, वो खोजी के सर मंड दिए गए। चुनांचे दोनों का तकाबली मुताला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तकाबली मुकाबला दोनों का बराबरी करना, दोनों का मुकाबला करना, अच्छाइयों और बुराइयों को साफ साफ से वाज़े कर दिया गया है, बता दिया गया है। जो किरदार है, अच्छाइयाँ हैं, आज़ाद की अच्छाइयाँ हैं, वो साफ नज़र आती हैं, और खोजी की जो बुराइयाँ हैं, वो कमियाँ हैं, वो भी साफ नज़र आती हैं। तो दोनों के अंदर तकाबली मुताला हम आसानी से करते हैं, दोनों की सीरत का मुताला कर सकते हैं, मुकाबला हम कर सकते हैं। अगर मियाँ आज़ाद आलिम फाजिल हैं तो खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता है। अब चाहे ये झूठा ही करता है, लेकिन ये करता है। यहाँ दोनों का तकाबला मुताबिकत के बारे में बात कर रहे हैं। मियाँ आज़ाद ज़हीन हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, खोजी भी कम बनना नहीं चाहता। खोजी भी उनकी नकल करके, चाहे वो झूठी बातें कहकर अपने आप को आलिम साबित कर दे, झूठी बात कहकर अपने आप को फाजिल साबित कर दे, तो वो कोशिश करता है, कभी भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि मुँहज़ोर भी यही है, ज़बान के अंदर कभी पीछे नहीं रहता, जैसे भी चाहे अपनी बात को मनवाने की कोशिश ये करता है। वो आज़ाद के साथ साथ फैज़ी की गज़लों के अशार पढ़ता है। फैज़ी एक शायर का नाम है, फ़ारसी के शायर थे मशहूर। फैज़ी यहाँ लिख लेना आपको, फ़ारसी का एक मशहूर शायर जो मुग़ल बादशाह अकबर का दरबारी था। तो फसाना आज़ाद के दोनों किरदार अपने आप की बरतरी साबित करने के लिए फैज़ी की गज़लें पढ़ते हैं, फैज़ी के अशार पढ़ते हैं। वो तबीबों के लिखे हुए नुस्खे पर एतराज़ करता है, वो लिखा पढ़ा है और नज़में लिखा करता है। अब यहाँ पर ये लाइन दे रखी, देखिए, वो तबीबों के लिखे हुए नुस्खे पर एतराज़ करता है। तबीब हकीम, तो ये भी किस्से से जुड़ा हुआ है। हकीम का किरदार था जो आज़ाद के बीमार पड़ने के ऊपर उनको दवा दारू के लिए आता है, उनकी हिकमत के लिए आता है, सही करने के लिए आता है, इलाज के लिए किरदार आया हुआ है, हकीम आया हुआ है। खोजी उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। खोजी को लगता है कि हकीम नीम हकीम है, और नीम हकीम खतराए जान होता है। उसे फ़ौरन अपनी करौली का दर्द दिखाकर वहाँ से भगा देते हैं, और उसके लिखे हुए नुस्खों को वो गलत बताते हैं, और ख़ुद नुस्खे लिख कर देते हैं कि ये तभी इलाज किया जाए, इसके ज़रिए आज़ाद को ठीक किया जा सकता है। तो वो ज़हीन किरदार है, हर तरह के काम वो करता है, गज़लें भी पढ़ता है, वो अपनी इल्मियत भी ज़ाहिर करता है, अपना आलिमाना चीज़ें भी अपने आप के अंदर से ज़ाहिर करता है, तबीबों के लिखे हुए नुस्खे पर एतराज़ करता है, वो लिखा पढ़ा है और नज़में भी लिखता है, अगरचे उसकी इल्मियत भी बेसलीकेगी का शिकार है। सब कुछ करता है, आलिम भी है, लेकिन इल्मियत भी
उसका आलिमाना अंदाज भी बेसलीकेगी का शिकार है। उसकी हर चीज़ में बेसलीका नज़र आता है। उसी अंदाज के अंदर वो अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी नज़मों को वो साबित करता है। हर चीज़ में उसके उगड़पन है, हर चीज़ में उसके खराबियाँ मौजूद हैं और उन खराबियों को ही अपनी बातों से वो छिपाने की कोशिश करता है। सच ये है कि जब इंसान का इल्म नाकाबिल और बेतरतीब होता है तो उसमें दोनों पहलू निकलते हैं। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खोजी भी अपनी बुज़दिली को अमल के पर्दों में छिपाने की कोशिश करता है, उसमें मसरूफ़ है। मियाँ आज़ाद तो बहादुर हैं ही, लेकिन खोजी को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो जैसे चाहे वैसे अपनी बहादुरी साबित करने की कोशिश करता है। आशिक मिजाज दोनों हैं, दोनों को इश्क हुआ है, लेकिन दोनों के इश्क के अंदर वो इश्क वाली कैफियत नहीं है, वो असल और सच्चे इश्क वाली कैफियत नज़र नहीं आती। तो आशिक मिजाज दोनों हैं और दोनों के इश्क में एक अजीब तरह की नाहमवारी है। फ़र्क सिर्फ मजाक सलीम और हुस्न इंतखाब का है। मजाक सलीम अच्छा ज़ोक़, अच्छा मजाक, और हुस्न इंतखाब का सलीका, चुनने का तरीक़ा, बात करने का तरीक़ा। आज़ाद जब अपनी बात कहता है, आज़ाद जब अपना मजाक करता है तो वो अलग अंदाज का मजाक होता है, वो आलिमाना मजाक होता है और वो शरीफाना अंदाज में कहा गया होता है। लेकिन खोजी के मजाक के अंदर कमीनापन छुपा हुआ होता है, उसमें बेईमानी छुपी हुई होती है, उसके अंदर फहश बातें छुपी हुई होती हैं। इस तरह का किरदार है तो वो वजाहत के साथ अपनी बातें करते हुए चले जाते हैं। तो दोनों में बहुत सारी हमवारियाँ भी हैं, लेकिन उनके अंदाज दोनों के अलग अलग हैं। ज़राफ़त और बज़ला संजी दोनों के यहाँ मिलती है। बज़ला संजी हंसी मजाक के शौक़, ज़राफ़त फ़िक्रेबाज़ी। बज़ला संजी हंसी मजाक करना और ज़राफ़त यानी हंसी मजाक करना, खुश अंदाज में बात करना। तो दोनों ही हंसी मजाक करते हैं, बज़ला संजी दोनों के यहाँ पर है, लेकिन सतह का फ़र्क है। मैंने बता दिया आपको, आज़ाद का मेयार ऊंचा मिलेगा और खोजी का मेयार नीचा मिलेगा। आज़ाद के हंसी मजाक में, आज़ाद के अंदाज में, चाहे वो किसी भी तरह का अंदाज हो, उसमें आपको फ़िक्र की बुलंदी मिलेगी और खोजी के यहाँ आपको फ़िक्र की पस्ती मिलेगी। लेकिन हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। शुरू में मैंने आपको बताया कि आज़ाद जैसे इंसान, बुलंद मेयार वाले इंसान हमारे बीच में मिलना मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन खोजी जैसे किरदार हमारे बीच में आसानी से नज़र आ जाएंगे। ये वो किरदार हैं जो अपने आप को पस्त कर कर बैठे हुए हैं, अपने आप को सिर्फ अपनी बातों के ज़रिए ही वो बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, बातों के ज़रिए ही वो अपने आप को अजीम साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इल्म के मैदान में वो कुछ भी नहीं है, किसी भी हाल में वो आलिमों के सामने नहीं टिक पाते, लेकिन अपनी बातों से वो काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो बज़ला संजी भी दोनों जगह मिलेगी, ज़राफ़त भी दोनों जगह है, इश्क भी दोनों जगह है, आलिमाना कैफियत भी दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह सतह का फ़र्क है। सतह का यानी दोनों की बात की सतह अलग अलग है। एक का मेयार बुलंद है, ऊंचाइयों के ऊपर है एक, और एक पस्तियों के ऊपर है, नीचे तबके की बात, निचले तबके की बात वो करता है। इस तरह ये नज़र आने लगता है कि खोजी और आज़ाद दोनों मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। अलहदा अलहदा उनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं है। अब ना तो कोई इतना अच्छा होता, ना कोई इतना बुरा होता नावल के अंदर। तो दोनों के बारे में ये नतीजा निकालते हैं हम कि एक बुलंदियों वाला किरदार है, एक पस्तियों वाला किरदार है, और दोनों मिलकर एक मुकम्मल किरदार बनाते हैं। वो बुलंदियों के ऊपर है, ये पस्तियों के अंदर है, और दोनों किरदारों को अगर मिला दिया जाए, दोनों का अंदाज मिला दिया जाए, तो एक मुकम्मल किरदार हमें नज़र आने लगेगा। क्योंकि इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। ना तो बहुत अच्छा इंसान मिलेगा और ना ही हर तरह से बुरा इंसान मिलेगा। खोजी बुरा है, बहुत बुरा है, बुरी हरकतें करता है, लेकिन उसमें खूबियाँ भी हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। उसमें अक्ल भी है, उसमें फ़हम भी है, उसके अंदर जहानत भी है, उसमें वफ़ादारी भी है, और जो उसके किरदार की नाकामियाँ हैं वो भी साथ में हैं। तो दोनों चीज़ें मिलाकर हम एक किरदार बना सकते हैं, एक अंजाम के ऊपर पहुँच सकते हैं। खोजी की सीरत आज़ाद ही की सोहबत में नुमायाँ हो सकती थी। खोजी की जो सीरत है, जो उसका अंदाज़ है, वो आज़ाद के साथ रहकर ही साफ साफ नज़र आता है। अगर खोजी का हम अकेले मुताला करते तो फिर हमें खोजी की सच्चाइयाँ पता नहीं चलती, खोजी का मेयार हमें पता नहीं चलता। दोनों किरदार साथ साथ हैं, इससे दोनों के सतह वाज़ेह हो जाती है, दोनों का अंदाज़ पता चल जाता है। दूसरे के साथ
और दूसरे माहौल में दब कर रह जाती है। वो आज़ाद ही की बिगड़ी हुई शक्ल है। आज़ाद को बिगाड़ दिया जाए तो वो खोजी बन जाएगा, और खोजी को संवार दिया जाए तो वो आज़ाद के करीब पहुंच जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, सतह का फ़र्क है। आपको ये देख लेना है कि आज़ाद का मेयार ऊंचा है और खोजी का मेयार नीचा है। यानी एक ही इंसान है, अगर उसमें अच्छाइयाँ भर दी जाएँ, बहादुरी, बज़ला संजी, ज़राफ़त, अच्छाइयाँ सब कुछ उसके अंदर हैं, तो वो आज़ाद के किरदार से मुताबिकत पा जाएगा। और अगर उसमें बुराइयाँ हैं, उसमें बदकारियाँ हैं, उसमें गलत काम है, उसमें झूठ है, तो फिर वो खोजी के किरदार से मुताबिकत पा जाएगा। दोनों किरदार एक साथ चलते चले जाते हैं। दोनों किरदार एक दूसरे के किरदार की जान है। जब हम एक की अच्छाइयाँ देखते हैं तो दूसरे की बुराइयों का ख्याल जाता है, और दूसरे की बुराइयाँ देखते हैं तो पहले किरदार की अच्छाइयों के बारे में हम जहन के अंदर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोनों किरदार एक ही शख्स के किरदार मालूम होते हैं। अगर आज़ाद के किरदार में बुराइयां भर दी जाएं तो वो खोजी का किरदार भर जाएगा, और खोजी के किरदार के अंदर अच्छाइयां भर दी जाएं, उसका मेयार बुलंद कर दिया जाए तो वही आज़ाद बन जाएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू दोनों किरदार हैं। लेकिन खोजी आज़ाद का एक बिगड़ा हुआ खाका होने के बावजूद, बिगड़ा हुआ रूप है, उसके बावजूद अपनी हस्ती हमसे मनवा लेता है। अपने कारनामों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए वो अपनी हस्ती को ज़रूर मनवा लेता है। हम उसके हस्ती को नकार नहीं सकते, उसके वजूद को हमको मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो हर बात को इस अंदाज से कहता है कि हमारी संजीदगी, हमारा पुख्तापन जगह के जगह धरा रह जाता है, और वो उस बात को मनवा लेता है, उस बात को अपनी पूरी करवा लेता है, और संजीदगी की दुनिया से बाहर निकलकर हमसे संजीदा तनकीद के सारे हरबे छीन लेता है। हरबे माने हथियार। अगर उससे किसी बात की अच्छाई और बुराई के ऊपर बहस की जाए, संजीदा बहस की जाए, तो वो संजीदगी का हामी नहीं है। किसी भी बात पर वो संजीदा नहीं होता। हर बात को वो अपने हंसी मजाक और गुस्से के अंदर निकाल देता है, और अपनी बात को आगे रखते हुए हमसे कलाम करता है। हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे तनकीद कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छाई या बुराई की राय उससे ले रहे हैं, तो वो संजीदगी से पेश नहीं आता हुआ हंसी मजाक के अंदर अपनी राय का इजहार कर देता है, और हमें उसकी बात माननी भी पड़ती है। इस अंदाज में बोलता है कि हमें वो बात समझ में आ जाती है। लाउबालीपन के बावजूद उसमें एक तसलसल है। लाउबालीपन के माने हैं बच्चों लापरवाही, बेपरवाह होना। तो ये अपनी लापरवाही के बावजूद एक तसलसल है इसके वजूद के अंदर, इसकी शख्सियत में एक तसलसल है कि जिससे हम मुतासिर होते हैं। उसकी अफ्यून की डिबिया, अब क्या तसलसल है, किस अंदाज में अपनी बात मनवाता है, क्या उसकी खुसूसियात हैं, यहाँ पर देखिए। उसकी अफ्यून की डिबिया है, उसके चंद ज़ुबान ज़द फ़िक्रे, ज़ुबान पर रटे हुए कुछ मकोले उसने याद कर रखे हैं। बात बात में वो उनको बोलता है, बात बात में वो उनको सामने लेकर आता है। तो अफ़ीन की डिबिया भी हमें उसकी बात बन जाती है, उसके अंदाज़ को बयान करती है। उसके चंद ज़ुबान ज़द फ़िक्रे हैं। करौली की हर कदम पर याद। करौली कहते हैं बच्चों एक किस्म का चाकू, खंजर, कटारी, बड़े चाकू को करौली कहते हैं। वो फ़िक्रे जो ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं ज़ुबान ज़द फ़िक्रे कहलाते हैं। तो उसको ज़ुबान ज़द फ़िक्रे, अफ्यून की डिबिया रहती है उसके पास, कुछ फ़िक्रे उसको याद है, बात बात के ऊपर वो फ़िक्रे ज़ुबान से बाहर निकालता है। बात बात में उसको अपनी करौली की याद आती है। कोई उसको कुछ बुरा कह दे, कोई उसको मजाक कर दे, तो फ़ौरन कहता है कि लाओ मेरी करौली। करौली ना हुई वरना अभी सबक सिखा देता मैं। इस अंदाज में वो करौली को बात बात के ऊपर याद करता है। पिटता है, लोगों से लानतें खाता है, मलामतें खाता है, ताने सुनता है लोगों के, लेकिन फिर भी वो कारनामे से अपने बाज नहीं आता और अपनी वही करौली को याद करता रहता है। तो करौली की हरदम याद करना, आज़ाद से मोहब्बत थी, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, हमदर्दी थी आज़ाद से। पानी से भी खौफ खाता था, पानी से डरता था। अपनी कमज़ोरियों और गलतियों से बेखबर होना, जो उसकी कमज़ोरियां हैं, जो उसकी गलतियां हैं, उसको सब मालूम है, लेकिन फिर भी वो बेखबर होने का नाटक करता था। इस अंदाज में गुफ्तगू करता था कि जैसे उसमें तो कोई खामियां ही नहीं हो, उसमें तो कुछ कमियां ही नहीं हुई। सबसे बड़ा आलिम ही वही है, सबसे बड़ा फाजिल ही वही है, सबसे बड़े कारनामे भी वही कही हैं, वही उसने करे हैं। तो अपनी कमज़ोरियों और गलतियों से बेखबर होना, अपने को हसीन और ख़ूबसूरत समझना, ये इसकी खासियत थी बच्चों। अपने को ये बहुत हसीन समझता था, बहुत खूबसूरत समझता था।
आपको बताया मैंने, ये यूसुफ सानी समझता था, दूसरा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को मानता था। अगर कोई औरत इसकी कमज़ोरी देखकर, इसकी तरफ देखकर हंस दे, इसका टेढ़ापन और इसका चेहरा देखकर, ऐसा था चेहरा था कि देखने पर हंसी आती थी, तो कोई औरत उसका चेहरा देखकर हंस दे तो ये समझता था कि वो मुझ पर फिदा हो गई, मेरा हुस्न देखकर मेरे ऊपर फिदा हो गई। तो अपने हुस्न और जमाल के ऊपर बहुत नाज था, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता था। अकड़ भी था इसमें, गुस्सा, ये सब और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उसके हर अमल और फ़ेल से जाहिर होती हैं। इन चीज़ों को ये हर बात में वो जाहिर करता था। अपना अकड़ भी दिखाता था, अपना गुस्सा भी दिखाता था, बात में अपनी खूबसूरती की तारीफ़ें भी करता था, अपनी ताकत की, कदो-कामत की तारीफ़ें भी वो किया करता था, अपने किस्से सुनाता था झूठे झूठे, अपने अफ़ीम की डिबिया के बारे में बातें करता था, पानी का खौफ वो जाहिर कर दिया करता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कारोली को याद किया करता था वो, जो फ़िक्रे उसने ज़ुबान रट रखे हैं, याद कर रखे हैं, उनके बारे में बात करता रहता था, वो बार बार उनकी ज़ुबान से निकलते थे। तो ये हर अमल और फ़ेल से ही बातें उसकी ज़ाहिर होती हैं। कोई शख्स उससे संजीदगी से बातें करना चाहता है तो वो अपनी नफसी कजरवी के वजह से यही समझता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब वो छोटे कद का था, तुर्की टोपी लगाता था, बकरे की जैसी दाढ़ी थी, छोटी पेशानी थी, गर्दन भी छोटी थी, अजीब व गरीब उसकी शक्ल थी, देखते ही हंसी आती थी। तो अब कभी अगर उसको संजीदगी से कुछ समझाने की कोशिश करे, या तो लोग उससे दूर रहते थे, छेड़खानी करते थे, लेकिन कोई उसको कुछ समझाने की कोशिश करते तो वो ये समझता कि मेरा मजाक उड़ा रहा है जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। उसको वही करोली की धमकी कि लाओ मेरी करोली, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरह के अंदाज में वो मिलता था। कोई औरत उसका कद और चेहरा देखकर हंसती तो वो समझता कि उसकी तेज़ निगाह से घायल हो गई है, और जो उसका चेहरा था, जिस तरह का उसका कदो कामत थी, देखकर हंसी आती थी। अब कोई औरत उसके ऊपर हंस देती थी तो ये समझता था कि मेरी खूबसूरती देखकर मुझके ऊपर आशिक हो गई है, मेरे ऊपर ये घायल हो गई है, फिदा हो गई है, इसलिए ये हंस रही है। कजरवी मतलब बच्चों टेढ़ापन, उसका टेढ़ापन देख के, कमी देखकर उसके अंदर हंसी आती थी लोगों को, और संजीदगी की बातें करते थे तो वो उसको अपना मजाक समझता था कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। खोजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बुर भी था। मियाँ आज़ाद बीमार होते हैं, हकीम साहब जो उन्हें देखने आते हैं वो नीम हकीम हैं। खोजी एक तमद्दनी मरकज़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें भांप लेता है और करोली की धमकियों से उन्हें भगाकर खुद नुस्खा लिखता है। अब इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है आपसे, इस इक़्तिबास में कहा जा रहा है कि खोजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बुर भी था। जिस तरह की सोच और फिक्र एक दुनियादार आदमी रखता है, तदब्बुर यानी तदबीरें वगैरह दुनियादार आदमी रखता है, तो खोजी भी इस तरह का शख्स था। वो भी दुनियादारी का इल्म अपने आप में रखता था। और एक बार क्या हुआ कि मियाँ आज़ाद बीमार पड़ गए, उनको देखने के लिए एक हकीम आया। हकीम नीम हकीम था, उसके नुस्खे, उसके कामकाज का तरीक़ा, उसका तब्बी जो हिकमत है, ये देखकर खोजी समझ गया कि ये नीम हकीम है। खोजी ने उसको अपनी करोली का डर दिखाकर फ़ौरन भगा दिया और ख़ुद ने नुस्खे लिखे आज़ाद के लिए, और फिर आज़ाद सेहतमंद भी होगा उसके नुस्खों के ज़रिए। तो उन्होंने ख़ुद नुस्खे लिखे। सरा में एक कत्ल हो जाता है तो खोजी ही तदबीर बताता है कि किस तरह वो और उसके साथी अपनी गुनाह से बेगुनाही साबित कर सकते हैं। तो जगह जगह वो अपनी आलिमाना बातें भी, आलिमाना तदबीरें भी वो बताता रहता है। एक बार आज़ाद बीमार पड़े तो उसकी बीमारी का हल भी उन्होंने निकाला, और एक बार ऐसा हुआ कि सरा के अंदर एक कत्ल हो गया और उस वक्त ये सब मौजूद थे, आज़ाद और खोजी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो आज़ाद ही तरकीब बताता है कि किस तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित किया जाए और इस जगह से निकला जाए। इसमें इतनी समझ है कि वो दारोगा को रिश्वत में शरीक हो जाए और बहरूपियों की शरारतों का बदला उसकी बीवी से जाकर ले लेता है। ये इतना होशियार था, इतना चालाक था कि दारोगा जो रिश्वत लेता था उसकी रिश्वत में खुद शरीक हो गया। आधी रिश्वत दारोगा हो गई और उसका कुछ हिस्सा खोजी भी लेकर आ जाता है, और बहरूपिया कुछ गुस्ताखियाँ इसके साथ करता है तो उसका बदला ये इसकी बीवी से जाकर ले लेता है। बहरूपियों को पता भी नहीं चलता। खोजी की अकड़ जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उसकी एहसास बरतरी की मज़हर है। मज़हर यानी जाहिर करने वाली। उसकी जो अकड़ है
वो उसके एहसास बरतरी की मज़हर है, उसके एहसास बरतरी को वो जाहिर कर रही है। अब एहसास बरतरी कौन सा? वो अपने आप को सबसे खूबसूरत इंसान मानता है, वो अपने आप को सबसे ताकतवर इंसान मानता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा आलिम मानता है, फाजिल मानता है। हर तरह की खुसूसियात उसके अंदर मौजूद हैं उसके मानने के अंदर। हालांकि उसकी शक्ल सूरत के बारे में, उसके कदो कामत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी शक्ल सूरत और ऐसी कदो कामत थी कि जिसको देखते ही हंसी आती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसने लग जाते थे, छेड़ने की कोशिश करते थे उसको। लेकिन खोजी को इन सब बातों में फ़ख्र महसूस होता था। वो जो कमज़ोरियाँ थीं वो अपने आप की कमज़ोरियाँ नहीं मानता था, वो अपने आप को हसीन व खूबसूरत मानता था और सबसे बरतर मानता था। यानी एहसास बरतरी उसके अंदर बसी हुई थी और यही उसकी अकड़ की वजह थी, इसी वजह से वो अकड़ता था। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा वल गुफरान बताता है। उससे नाम पूछा जाए उससे कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम कम से कम करके जो बताएगा वो भी इतना लंबा बताएगा कि आप हैरत में पड़ जाएं। वो कहता है कि उसका नाम है मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा वल गुफरान, ये अपना नाम बताता है वो। और अगर उसको कोई खोजी कहता है तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको खोजी नाम पसंद नहीं है बच्चों। खोजी को दूसरे लोग उसे खोजी कहते हैं, हम नावल के अंदर उसको खोजी कह रहे हैं, लेकिन खुद खोजी को अपना नाम खोजी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई उसको खोजी कहता है तो वो गुस्सा आ जाता है और वही करौली की धमकी कि करौली ना हुई वरना अभी सबक सिखा देता, धमकियां देना शुरू कर देता है। हार जाने के बाद वो हार नहीं मानता है, ये उसका एहसास बरतरी बता रहे हैं, उसकी अकड़ दिखा रहे हैं कि अपना नाम बड़ा करके बताता है कि मेरा नाम इस तरह का है। नाम के अंदर अपनी कमी नहीं मानता, बढ़िया नाम बताता है, अच्छा नाम बताता है। हालांकि उसको भी ये पता नहीं कि उसका नाम किसी ने रखा भी था या नहीं रखा था। हार जाने के बाद हार नहीं मानता और मार खाने के बाद अपनी करौली को ज़रूर याद करता है। किसी भी मुकाबले के अंदर वो हार जाए, ज़िद बहस करता है, खूब जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जब जीत नहीं पाता, बाजी नहीं मार पाता, तो फिर भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता। यानी हार जाने के बाद भी वो हारता नहीं है, हार नहीं मानता। और अगर किसी से मार खा ले, वो बड़े से बड़े ताकतवर इंसान से लड़ने का मादा रखता है, इतनी हिम्मत है, इतना जर्री है, वो लड़ जाता है, मुकाबला कर लेता है। कितना ही बड़ा ताकतवर शख्स हो, चाहे से कोई पहलवान उसके सामने हो, उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा, डरेगा नहीं। लेकिन कम कुव्वत की वजह से, ताकत की कमी की वजह से जब वो हार जाता है, उसका दिल में जज्बा कम नहीं है लड़ने का, लड़ जाता है। लेकिन जब अपनी कुव्वत की, जिस्मानी कुव्वत की कमी की वजह से वो हार जाता है, तब भी हार तस्लीम नहीं करता। तो कभी भी वो अपने आप को कमतर दिखाने की या कम दिखाने की कोशिश नहीं करता, हर बात में अपनी बरतरी साबित करने की, अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। अब ये जो किरदार है, इसकी जो खुसूसियात हैं, इसी की वजह से ही फसाना आज़ाद में लज्जत मौजूद है। अगर फसाना आज़ाद से खोजी का किरदार हटा दो तो फिर फसाना आज़ाद किसी काम का नहीं रहेगा, फसाना आज़ाद में किसी तरह का लुत्फ़ नहीं रहेगा। और किरदार भी हैं, दूसरे किरदार भी अपनी अपनी जगह के ऊपर मुनासिब हैं, जो मजाक भी करते हैं, संजीदगी भी से भी काम लेते हैं। लेकिन इस किरदार की एक बात अलग है जो दूसरों से इस किरदार को बिल्कुल जुदा बना देती है। जब हम दोनों का मुताबिकत कर रहे थे तो मैंने बताया आपको कि ये आज़ाद का ही दूसरा पहलू है। आज़ाद इस किरदार का हीरो है जिसमें अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, लेकिन ये हीरो के साथ ही दूसरा हीरो है जिसमें बुराई और अच्छाई दोनों बराबर हिसाब से भरी हुई हैं, दोनों तवाज़ुन के मुताबिक मौजूद हैं। तो अगर ये किरदार नहीं होता, खोजी नहीं होता, तो फसाना आज़ाद में लज्जत नहीं होती। और ये तवील किताब, तवील यानी बड़ी लंबी चौड़ी किताब है। मैंने बताया था आपको कि फसाना आज़ाद 4 जिल्दों में छपी हुई है, मोटी मोटी 4 किताबें हैं फसाना आज़ाद की। लेकिन जब हम उसका मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हर जिल्द में हम तफरीह पाते जाते हैं, हर जिल्द में हमें मज़ा आता जाता है, हमारा तजस्सुस बरकरार रहता है कि आगे क्या होने वाला है। हम उन बातों की जानने के लिए बेताब रहते हैं। और उसकी सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आती है, वो है खोजी का किरदार। पूरे अफसाने को इसने दिलचस्प बना दिया है, पूरे नावल को इसने दिलचस्प बना दिया है।
खोजी की वो खुसूसियत जो उसे ज़वाल आमदा जागीरदाराना तमद्दन का ख़ास किरदार बनाती है, उसका जज्बा वफ़ादारी है। खोजी की एक और बड़ी खुसूसियत के बारे में बात की जा रही है और वो है ज़वाल आमदा जागीरदाराना तमद्दुन। जागीरदारा तमद्दुन, तमद्दुन का मतलब होता है बच्चों तहजीब, रहन सहन, चाल चलन का तरीक़ा। और जागीरदाराना ज़वाल आमदा बताया गया है। ज़वाल आमदा ना जो ख़त्म होने वाली हो, जिसके ऊपर ज़वाल है, यानी बर्बादी के करीब जो तमद्दुन है, जो तहजीब है। लखनऊ की जागीरदाना जो ज़िंदगी है, जागीरदाना जो मुआशरी हालात है, उनकी अक्कासी करता है। लखनऊ के लोगों की ज़िंदगानी की अक्कासी करता है। उन लोगों में नवाबी चली गई, लखनऊ के लोगों की नवाबी चली गई, उनके हाथ से ताकत चली गई, उनके हाथ से दौलत चली गई, सारे ओहदे वगैरह उनसे छीन लिए गए। लेकिन उन लोगों के अंदर तब भी अकड़ बरकरार थी, उनके अंदर तब भी अपनी बर्तरी का जज्बा बाकी था। वो हर चीज़ के अंदर अपनी बर्तरी साबित करते थे। दूसरे लोग हर मैदान के अंदर उनसे आगे निकल गए, बहादुरी के मैदान में भी लोग उनसे आगे निकल गए, इल्म के मैदान में भी लोग उनसे आगे निकल गए, हर चीज़ में वो पीछे छूट गए, लेकिन उनकी अकड़ किसी भी मामले में कम नहीं हुई। और वही अपने पुराने शौक़ को, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज़वाल आया, वो पकड़े हुए बनाए हुए थे। उस तहजीब से, उन लोगों के चाल चलन से, वहाँ से खुसूसियत रखते हुए, वहाँ से कैफियत लेते हुए ये किरदार पैदा किया गया था। खोजी का किरदार लखनऊ से मुनासिबत लिए हुए थे और ये उसी जागीरदाना तमद्दुन जो ज़वाल आमदा थी, जिसके अंदर बुराइयां थी, फहश थे, जिसके अंदर बर्बादियां थी, उन लोगों की अक्कासी ये किरदार करता है। तो लेकिन उन दोनों लोगों में क्या खास बात थी कि वो ज़वाल आमदा थे, लेकिन वफ़ादारी का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जो भी हाकिम था वो उसके वफ़ादार बने रहते थे, कभी गद्दारी नहीं की, कभी खिलाफत नहीं की, हमेशा बात मानते थे और वफ़ादार बने हुए रहते थे। तो जागीरदाराना कदरें गिर रही थी, जागीरदाराना ज़वाल आ गया था, लखनऊ की ज़िंदगी ज़वाल के करीब थी, बर्बादियों के करीब थी, लेकिन बेवफाई उनके खून में नहीं थी, वफ़ादारी उनकी रग रग में बसी हुई थी। तो ये उसका जज्बा वफ़ादारी ही उसको उस तहजीब से जोड़ देता है। जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनका नमक ख्वार होने की हैसियत से उनकी मोहब्बत का दम बढ़ता था, और जब यही वफ़ादारी आज़ाद की तरफ मुंतकिल हो गई तो वो उनके लिए अपनी जान को मुसीबतों में डालने के लिए आमादा दिखाई देता है। अब एहतशाम हुसैन मिसालें देकर बता रहे हैं आपको कि कैसे वो कह रहे हैं कि वो वफ़ादार था। ज़वाल आमदा जागीरदाराना तमद्दुन का वो अक्कासी कर रहा था, लेकिन वो वफ़ादार भी था। वफ़ादारी इसके रग रग में बसी हुई थी, वफ़ादारी इसके किरदार में बसी हुई थी। अब वो दलीलें दे रहे हैं, तो दलीलें वो क्या दे रहे हैं कि जब ये नवाब साहब की सोहबत में था, जब ये नवाब साहब के दरबार से वाबस्ता था, तो हर अपना काम नवाब साहब के लिए करता था। सारी की सारी वफ़ादारी नवाब साहब के लिए थी। नवाब साहब के हित में जो काम होता, जो उनके हक़ में होता, वही काम ही करने की कोशिश करता, और हर तरह से कोशिश करता कि नवाब साहब का किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो। अच्छी अच्छी उनको राय दिया करता था। लेकिन जब ये आज़ाद के साथ हो गया, आज़ाद का मुसाहिब हो गया, उसने उसके बाद से आज़ाद के लिए अपनी वफ़ादारी मुंतकिल कर ली, आज़ाद के लिए वफ़ादार हो गया, आज़ाद के लिए ऐसे कारनामे करता जो आज़ाद के लिए अच्छे हों, और आज़ाद को अच्छी सलाह देता, ऐसी सलाह देता जो कोई बहुत ख़ास दोस्त दे सकता था या बहुत ख़ास हमदर्दी उस तरह की सलाह दे सकता था, वो सलाहें खोजी आज़ाद साहब को देता था। तो ये मिसालें दी गई हैं कि ज़वाल आमदा जागीरदाराना तमद्दन से मिलाएं तो इसके अंदर वफ़ादारी का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था, और मिसालें दी गई कि जब नवाब साहब के यहाँ था तो नवाब साहब के लिए वफ़ादार था, लेकिन जब आज़ाद मियाँ के पास आ गया तो ये मियाँ आज़ाद के लिए वफ़ादार हो गया, उनके लिए बहादुरी के, उनके लिए बहबूदी के काम ये करने लगा। वो बना हुआ दरबार भी ज़रीफ़ या भांड नहीं था। बुना हुआ मतलब जिसको बनाया गया है, सोच समझ के इस किरदार को अंजाम दिया गया है, तो ये बुना हुआ किरदार नहीं है। कोई दरबारी किरदार ज़रीफ़ यानी हंसोड़ होता है, हंसाने वाला, तो ये हंसोड़ किरदार नहीं है, बना हुआ ज़रीफ़ नहीं है। ये एक नफ्सियाती किरदार है, नफ्सियाती जो मौजूद है हर इंसान के नफ्स में, जो जज्बे मौजूद होते हैं, उन जज्बात को जोड़कर ये किरदार बनाया गया है। तो ये हमें असल किरदार मालूम होता है, जीता जागता किरदार मालूम होता है।
तो ये कहते हैं, एहतशाम हुसैन कहते हैं कि वो बुना हुआ दरबारी ज़रीफ या भांड नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। सच्चाई भी है इसके अंदर, यानी जो भी है वो इसके ज़ाहिरी तौर पर है। ये कभी अपने उयूब को नहीं छुपाता, कभी अपनी अच्छाइयों को नहीं छुपाता। जो है वही है, वो सामने है और उसी अंदाज में ये बात करता है। ये बदसूरत है, बदशक्ल है, लेकिन अपने आप को खूबसूरत ये दिल से मानता है और उसी अंदाज में ये गुफ्तगू करता है, उसी अंदाज में लोगों से हमकलाम होता है और अपनी तारीफ़ें करता जाता है। ऐसे ही कदो कामत के बारे में ही और जो खुसूसियात हैं अंदर की, वो सब इसकी ज़ाहिरी हैं। तो जो भी है ये सच्चाई से ज़ाहिर कर देता है, अपने किरदार के अंदर ये कुछ भी चीज़ें नहीं छुपाता। ये अपनी फितरत के साथ, खुलूस के साथ पाया जाता है। जब नवाब साहब का बटेर सब शिकन अली शाह गुम हो गया और उसकी तलाश में लोग निकल खड़े हुए, उस वक्त आज़ाद ने बटेर को ढूंढ निकालने का वादा किया। नवाब साहब का बटेर था, सब शिकन अली शाह उसका नाम था, और नवाब साहब उस बटेर को बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि उनका तारीख़ी बटेर था, ख़ानदानी बटेर था, उसके ऊपर बहुत अपनी जान निसार करते थे। एक बार वो बटेर गुम हो गया तो हंगामा हो गया, नवाब साहब परेशान, रोने लग गए, दुख में मुब्तला हो गए। तो उस वक्त सभी अपनी अपनी तरफ से राय दे रहे थे। जहां खोजी की पहली मुलाकात भी हुई थी, ये किस्सा मैंने आपको बयान कर चुका हूं, और उसी महफिल के अंदर जहां नवाब साहब और दूसरे उनके साहब थे, वहां पर आज़ाद भी था। और आज़ाद जब बटेर को ढूंढने के लिए निकल गया, नवाब साहब के पास गया आज़ाद और बोला कि मैं आपकी बटेर को ढूंढने लेकर आऊँगा, आप एक सांडनी मुझे दीजिए। तब ये नवाब साहब को मना करता है, रोकता है नवाब साहब को कि अभी तो आपको बटेर का ही गम है, कहीं आपको सांडनी का गम और न लग जाए, कहीं आपको ये गम ना लग जाए कि ये मुझे धोखा देकर चला गया। तो बटेर को ढूंढने निकालने का वादा करते हैं। खोजी अपनी वली नेमत यानी नवाब साहब की वफादारी में आज़ाद पर एतबार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नवाब साहब से इस वक्त मोहब्बत करता है, उनका वफादार है। अभी आज़ाद की और इनकी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में आज़ाद तो कोई चोर उचक्का समझता है, ये उसे उठाई गिरा समझता है और ये नवाब साहब को धोखा दिलवाना नहीं चाहता। ये सोचता है कि आज़ाद इनको धोखा देकर चला जाएगा तो नवाब साहब को और ज़्यादा दुख होगा। पहले ही वो बटेर खोने के दुख के अंदर परेशान हैं, उनका बटेर गुम हो गया है, वो दुखी हैं। अगर आज़ाद ने धोखा दे दिया तो इनके दुख में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो वो ये कोशिश करता है कि आज़ाद को नहीं जाने दिया जाए, आज़ाद को वहीं रोका जाए, लेकिन नवाब साहब आज़ाद को भिजा देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नवाब साहब की वफादारी के अंदर वो नवाब साहब को दुख पहुँचने से रोकने की कोशिश करता है, नवाब साहब के दिल को सुकून देने की वो कोशिश करता है। शायद नवाब को जुल दे जाए और बटेर के साथ साथ उनका गम भी नवाब को लग जाए। जुल के माने होते हैं बच्चों धोखा। तो वो इसलिए रोकता है नवाब साहब के पास से सांडनी ले जाने के लिए, आज़ाद को बटेर ढूंढने जाने से इसलिए रोकना चाहता है कि अगर वो नवाब साहब को धोखा दे जाएगा तो नवाब साहब को और गम बढ़ जाएगा और दुख मिल जाएगा। तो वो उनकी खैर ख्वाही चाह रहा है, उनकी भलाई चाह रहा है नवाब साहब की। फिर जब आज़ाद के साथ उसकी वफादारी और मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आता है तो उसे आज़ाद ही की बही ख्वाही से काम है। नवाब साहब के साथ है तो नवाब साहब के लिए वफादार है, उनकी भलाई चाह रहा है, उनके लिए हमदर्दी दिखा रहा है, नहीं चाहता कि नवाब साहब को कोई दुख दर्द मिले, कोई परेशानी मिले। बटेर के गम से नवाब साहब परेशान हैं, उनके गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये बाद में आज़ाद के साथ हो गया था, आज़ाद ने इसको अपना दोस्त बना लिया था, तो ये आज़ाद के लिए भी उतना ही वफादार हो गया जितना नवाब साहब के लिए वफादार था। ये बेवफाई इस किरदार में नहीं है। तो वफादार किरदार इसको साबित कर रहे हैं यहाँ पर एहतशाम हुसैन, और कह रहे हैं कि ये उचक्का सही है, अकड़ू सही है, बात बात में झूठ बोलने वाला, झूठी शान दिखाने वाला सही है, लेकिन ये बेवफा किरदार नहीं है, ये वफादार किरदार है और अपने मुसाहिब से, अपने मालिक से या अपने दोस्त से ये वफादारी करता है। और साबित कर रहे हैं कि पहले ये नवाब से भी इसने वफादारी की और उसके बाद जब ये मियाँ आज़ाद के साथ जुड़ गया, उनसे निस्बत हो गई, तो ये मियाँ आज़ाद से भी उतना ही वफादार बना रहा। वो आज़ाद को ऐसी नसीहतें करता है जो सिर्फ एक खैर ख्वाही कर सकता है। जैसा कि अभी कहा गया है, खैर ख्वाह भलाई चाहने वाला और बही ख्वाही
भला चाहना, खैर ख्वाही। तो ये नवाब साहब के साथ था, जब नवाब साहब की भलाई चाहता था, और जब मियाँ आज़ाद के साथ जुड़ गया तो मियाँ आज़ाद का खैर ख्वाह बन गया। जैसा कि अभी कहा गया है, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की बनावट नहीं मालूम होती। जो भी चीज़ें हैं वो सामने हैं, वो वाज़े हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। उसके अंदर अयूब हैं, बहुत सारे अयूब हैं, लेकिन सारे नमूदार हैं, सारे ज़ाहिर हैं, कोई छुपी हुई बुराई उसके अंदर नहीं है। बुराइयां हैं लेकिन सब ज़ाहिर तौर पर हैं, सारी बुराइयां वो सामने रखता है। तो उसके किरदार में किसी किस्म की बनावट नहीं है। बनावट जब होती है कि जब हम अपने अयूबों को छुपाने की कोशिश करें, हम अपनी बुराइयों को छुपाने की कोशिश करें, तो हम बनावटी बनेंगे, बनावट का लबादा उड़ेंगे। लेकिन जब हम अपने अयूब को छुपाना ही नहीं चाहते, तो फिर बनावट का काम ही नहीं है। हम जैसे हैं, जो हैं, उसी अंदाज में हम जाहिर हो रहे हैं, तो फिर बनावट क्या होगी। तो खोजी का किरदार भी यही है, जैसा है अपनी बुराइयों के साथ, अपनी बदकारियों के साथ, अपने झूठ के साथ वो जाहिर है, उसमें कोई बनावट नहीं है। अच्छाई है वो भी सामने है, वफादारी है वो भी सामने है, और उसके अंदर जो बेईमानी है, उसके अंदर जो झूठ वगैरह है, जो और दूसरे अयूब हैं, वो भी सामने हैं। बनावटी किरदार ये नहीं है। और अगर कुछ है बनावट इसके अंदर, तो वो इतनी गहरी है कि वो उसकी फितरत का जुज़ू बन गई है। जुज़ू के माने होते हैं बच्चों हिस्सा, जुज़। तो उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, और अगर कुछ बनावटीपन है भी तो वो उसका बनाया हुआ नहीं है, वो उसकी फितरत में, उसके किरदार के अंदर ही मिक्स हो गया है। उसके जिस्म के जुज़ू की तरह, उसकी दूसरी फितरत के हिस्सों की तरह एक हिस्सा वो बनावटीपन भी है, जो अगर उसमें कोई मिलता है, जिसे किसी वक्त उसकी ज़ात से अलहदा नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई बनावटीपन है भी, तो उसके जिस्म का हिस्सा है, उसके जज्बात का हिस्सा है, उसके अंदाज का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है, जो कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। वो उसकी फितरत में पेवस्त हो चुका है। बिल्कुल यही बात उस मुआशरत के लिए भी कही जा सकती है जिससे उसका ताल्लुक़ था। तो वो लखनऊ की ज़वाल पज़मादा ज़िंदगी से ताल्लुक़ था उसका, वहीं से वो ताल्लुक़ रखता था। तो जो उसके किरदार की खासियत हैं, वही उस मुआशरे की भी खासियत थी, वही उस मुआशरत की भी खासियत थी। मुआशरत में ये चीज़ बहुत जल्द नुमायाँ हो जाती है। मुआशरत में ये चीज़ बहुत जल्द नुमायाँ हो जाती है। क्या कहा जा रहा है? बुराइयाँ या बनावटीपन, अगर आपके अंदर बनावटीपन है तो वो छुप नहीं सकता। आपके मुआशरे में नकली चीज़ें हैं, बनावटी चीज़ें हैं, तो वो भी नहीं छुप सकती, वो बहुत जल्द जाहिर हो जाती हैं। क्योंकि मुआशरा अपने रहने वाले लोगों की अक्कासी करता है। जैसे लोग होंगे वैसा मुआशरा होगा। तो जो बनावटीपन है वो ऊपर से हम अच्छा दिखाने की कोशिश करें, ऊपर से हम चमकदार दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जब तहजीब सामने आएगी, तहजीब लोगों से बातचीत की जाएगी, तो पता चल जाएगा कि किस तरह से इनकी परवरिश हुई है, क्या इनके मुआशरे ने सिखाया है। हर शख्स के बारे में यही निज़ाम काम देता है कि वो कैसा है, क्या उसकी बोलचाल है। एक बार मुलाकात के अंदर उसके मुआशरत ज़ाहिर हो जाती है। आगे आते हैं। खोजी की तस्वीर हर किरदार ने अपने अपने मजाक के मुताबिक खींची है। अपने अपने मजाक यानी अपने अपने अंदाज के मुताबिक, अपने जैसा सोचना है, जैसा वो सोचता है वैसा ही उसने खोजी की सीरत को अपने अल्फाज में बयान किया है। कई किरदार हैं, कई किरदारों से मुकाबला होता है खोजी का। सब ने खोजी की बारे में अलग अलग बयानी की है, यानी जैसा वो सोचते हैं उसी अंदाज में उसने खोजी के बारे में बयानी की है। अगर सबको इकट्ठा करें तो सरशार की ज़ुबान में कह सकते हैं कि खोजी, अब अगर सबको इकट्ठा कर लें, यानी सब क्या सोचते हैं, कोई क्या सोचता है खोजी के बारे में, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, तो सरशार सबको मिलाकर एक बात कह देते हैं। यानी जब सरशार ने खोजी का सामना करवाया, आज़ाद से सामना करवाया, तो उस वक्त क्या पैदा होती है, उसकी सीरत किस तरह का खोजी है। तो वो कहते हैं कि मुजस्सम शामत है, पिस्ता कामत है, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी था। क्या माने हैं बच्चों इसके? मुजस्सम शामत, शामत का मतलब होता है बदकिस्मती, बुराई, जिसके पीछे बुराई पड़ी हुई हो। तो वो बदकिस्मती की चलती फिरती निशानी थी, बदकिस्मती का जिस्म था, जहाँ भी जाता था उसके साथ उसकी बदकिस्मती चलती रहती थी, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला था। तो मुजस्सम शामत था, वो जिस्म के साथ शामत था, किसी न किसी की शामत आने वाली थी। पस्ता कामत थी, कामत यानी कद कामत, ऊंचाई वगैरह उसकी पस्ता थी, पस्त था यानी छोटे कद का था। कोताह गर्दन, दबी हुई गर्दन थी, छोटी गर्दन थी।
और तंग पेशानी, छोटी सी पेशानी थी उसकी। खबासत के माने होते हैं वो तो बच्चों शैतानियत और शरारत की निशानी थी, भरी हुई थी कूट कूट के उसके अंदर शैतानियत। शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था, चलते फिरते लोगों से छेड़छाड़ कर देता था, चलती फिरती ख़वातीन को परेशान करता था ये, और वही अपनी तारीफ़ें करवाने के शौक़ थे इसको। हर जगह ये अपने बारे में कुछ ना कुछ बयान करता था। तो सरशार इसको कहते हैं कि मुजस्सम शामत है, पिस्ता कामत है, कोताह गर्दन है, तंग पेशानी है, शरारत और खबासत की ये निशानी है। लेकिन एहतशाम हुसैन कहते हैं कि और चीज़ें तो सही हैं, शामत भी है, वो चलती फिरती मुजस्सम शामत भी है, कोताह गर्दन भी है, इसकी तंग पेशानी भी है, पिस्ता कद भी है, लेकिन खबासत का लफ्ज़ इसके लिए सही इस्तेमाल नहीं किया है। खबासत यानी शैतानियत, शैतानपना। सरशार ने खबासत का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके नफ्स में कीना परवरी नहीं पाई जाती। कीना परवरी यानी चुगलखोरी, उसके नफ्स में चुगलखोरी नहीं पाई जाती। वो चुगली नहीं करता नवाब साहब से किसी की भी, ना किसी और के सामने वो चुगलियाँ करता है। बुराइयाँ हैं लेकिन कीना परवरी उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कीना परवरी नहीं है, तो फिर खबासत उसको लिए गलत इस्तेमाल किया है। वो खबीस नहीं है, वो सही है, लेकिन कीना परवरी उसके अंदर नहीं है, इस वजह से ही। हाँ, उसमें और उयूब ज़रूर हैं। उयूब यानी ऐब, ऐब की जमा उयूब। तो उसमें और उयूब ज़रूर हैं, लेकिन वो कीना परवरी नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, झूठी बातें नहीं करता। बेचारे की सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ नहीं समझता। सूरत अजीब व गरीब सूरत है, तंग पेशानी है, गर्दन चिपकी हुई है, छोटा कद है, बकरे की जैसी दाढ़ी है, गोल गोल सी आंखें हैं, देखते ही जिसको हंसी आती है, इस तरह का चेहरा है कि जो भी देखे वो शरीफ समझता ही नहीं, कमीनापन उसके चेहरे से झलकता है, लेकिन वो अपने आप को शरीफ समझता है, हालांकि उसको अपनी खुद की शराफत के ऊपर शक है, खुद को शक है। सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ नहीं समझता, यहाँ तक कि खुद उसे अपनी शराफत पर शक होने लगता है और वो अपनी सूरत देखने के लिए आईना मांगता है। इस तरह की सूरत है कि बिल्कुल भी शरीफ नहीं लगता, कमीनापन उसके चेहरे से टपकता है और उसे खुद को, अपने आप को पर यकीन नहीं है कि मैं शरीफ हूँ। हालांकि वो अपने आप को शरीफ बताता है, वो कहता है कि मुझसे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, बहुत बड़े शुरफाओं में उसका नाम लिया जाता है, लेकिन उसको खुद को ही अपनी शराफत के ऊपर यकीन नहीं है। कभी उसको लगता है कि मैं शरीफ हूँ या नहीं हूँ, तो खुद ही आईना मंगवाकर अपना चेहरा देखता है कि कैसा लग रहा है और किस तरह के अंदाज उसके चेहरे से टपक रहे हैं। और खोजी को अपने ख़ानदान और आबाओ अजदाद की भी ठीक खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। देखो, ये और बड़ा सवाल लखनऊ की उस तहज़ीब के बारे में बता रहे हैं कि खोजी को अपने माँ बाप के बारे में ही पता नहीं है। तो वो तहज़ीब, मुआशरत जो है बिगड़ी हुई थी, ख़राब, ज़वाल पजीर आमेदा थी और कई बदकारियाँ, कई तरह के गलत काम उस मुआशरे में उस वक्त किए जा रहे थे। एक जगह पर तो अपने दफन की वसीयत के सिलसिले में कहता है कि मैं जहाँ भी मरूँ मुझे मेरे वालिद के पहलू में दफन करना। एक बार का जिक्र करता है, इससे पूछा जाता है कहाँ दफन किया जाए, तो बोले मैं कहीं भी दफन करूँ, कहीं भी मरूं, मुझे मेरे वालिद साहब के पहलू में ही दफन करना, उनके बराबर ही मेरी कब्र होनी चाहिए। लेकिन जब इससे पूछा जाता है कि भाई आपके वालिद साहब कहाँ दफन हुए हैं, कहाँ दफनाया जाए आपको, तो उसको ये पता ही नहीं है, क्योंकि इसको अपने वालिद के बारे में ही पता नहीं है कि वालिद थे या नहीं थे। तो फिर ये कहता है कि जो सबसे अच्छी कब्र आपको कब्रिस्तान में दिखे वही मेरे वालिद समझ लेना, उन्हीं का वो कब्र मेरे वालिद की ही समझ लेना और उसी के पहलू के अंदर मुझे दफना देना। यानी संजीदा बात को भी ये हंसी मजाक के साथ कह दिया करता है, बहुत खुलूस के साथ उस बात को बयान कर देता है। तो वालिद के पहलू में दफन करने की बात करता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि खुदा जाने वालिद थे या नहीं, अगर थे तो ना जाने कब और कहाँ मरे, कहाँ दफन हुए। इसलिए फ़ौरन बोल उठता है कि जो सबसे अच्छी कब्र दिखाई दे उसको वालिद की कब्र तस्लीम कर ली जाए और उसके पहलू में ही उसे दफन कर दिया जाए। सबसे अच्छी कब्र देख लेना, अगर वो कब्र दिख जाए आपको तो समझना ये मेरे वालिद की कब्र है, मेरी वालिद की कब्र मान लिया जाए और उस कब्र के करीब ही मुझे दफना दिया जाए। अगर इस ख्याल का तज्जिया किया जाए तो शराफत के पुराने मेयार पर तंज की अजीब व गरीब पहलू पैदा हो जाते हैं। अगर इस कौल का ही मुताला किया जाए कि इसको अपने वालिद का पता नहीं है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है, थे भी या नहीं, तो उस वक्त के
मुआशरत के बारे में पता चल जाता है, तहजीब के बारे में पता चल जाता है। जो बदकारियाँ और जो बुराइयाँ और जो फहश काम लखनऊ की ज़िंदगी में उस वक्त राइज थे, उनका हमें अंदाज़ा हो जाता है। और बातों ही बातों में, हंसी मजाक के अंदर एक गहरी बात हमारे सामने पेश आ जाती है। तंज़ व मज़ाह बच्चों यही होता है कि हंसते हंसते तंज़ कर देना और इंसान सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए कि ये क्या मामला है और इसका असर किस तरह से हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहा है। जिस वक्त शराफत का मेयार बदल रहा हो, उस वक्त खोजी की ज़ुबान से ऐसे शलोक का इजहार बहुत ही बामाने है। यानी जब लोग अपने आप को शरीफ कह रहे हैं, बदकारियाँ नहीं बता रहे कि हमारे अंदर बदकारियाँ नहीं हैं, तो उस वक्त खोजी उन सब की पोल खोल देता है, एक तरह से उनकी बुराइयों को जाहिर कर देता है। जो बातें वो छुपा रहे हैं, जो बातें वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, खोजी उन सब को जाहिर कर देता है, उन सब बातों को अपने ज़रिए जाहिर कर देता है। बार बार ये बताया जा रहा है कि खोजी का किरदार जो है लखनऊ की ज़वाल आमेदा जागीरदाराना तमद्दुन की अक्कासी कर रहा है, उस तहजीब की अक्कासी कर रहा है जो अंग्रेज़ों की बाद, जो नवाबियों की नवाबियत जाने के बाद वो सारी की सारी तहजीब की, उन रहने के सहन के अंदाज़ की, उन मुआशरत की अक्कासी खोजी का किरदार कर रहा है। और पूरी किताब के अंदर वो पहलू उनके बात बात के अंदर निकल कर सामने आते हैं। आगे आते हैं। मुख्तसर ये कि खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस में। अब यहाँ पर इख्तिताम किया जा रहा है सबक का, तो आखिर के अंदर पूरा हासिल बता रहे हैं कि इस सबक से हमें क्या हासिल हुआ। तो ये कहते हैं एहतशाम हुसैन, मुख्तसर ये कि खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस, तुर्की और पोलैंड में, वो अपनी खुसूसियतें अपने साथ लिए फिरता है। अब वो दुनिया भर का सफ़र भी करता है, उसके साथ ही दूसरे मुल्कों में भी ऐसे किरदार हो सकते हैं, लेकिन खुसूसियातें उनमें सब में यही मिलेंगी। तो खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस में हो या पोलैंड के अंदर हो या फिर कि दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर वो मौजूद हो, उसके अंदर सारी की सारी खुसूसियातें वही रहेंगी जो हिंदुस्तान में खोजी के अंदर पाई जाती हैं। वो अपनी तहजीब का अलमबरदार है, उसका लावालीपन उसे बददिल होने से और उसका यकीन उसे शिकस्त खाने से बचा लेता है। लावालीपन बेपरवाही, लापरवाही, तो उसकी लापरवाही उसे बददिल होने से बचा लेती है और उसका यकीन उसे शिकस्त होने से बचा लेता है। उसको यकीन है कि वो ठीक है, तो वो हर जगह के ऊपर अपने आप को ठीक ही साबित करने की कोशिश करता है, हर जगह अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश खोजी करता है। उसे देखकर हमारी नज़र में ज़िंदगी के बड़े बड़े सवाल बेमानी नज़र आने लगते हैं और उसके बेअसूली माहौल पर कब्ज़ा जमा लेती है। उसकी जो बेअसूली है वो हमारे बड़ी बड़ी संजीदगी, बड़ी बड़ी सोचो फ़िक्र को, बड़े बड़े तफक्कुरात को ख़त्म कर देती है। जब हम बड़ी सोचों के अंदर डूबे हुए हैं, अपने मुआशरे के बारे में सोचते डूबे हुए होते हैं, तरह तरह की बातें हमारे जहन में चलती रहती हैं, उस वक्त खोजी की लापरवाही बड़े बड़े कामों को अंजाम देती है। हमारी सोच और फिक्र जगह की जगह रह जाती है और वो अपनी लापरवाही के ज़रिए कामों को अंजाम देता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसकी बनाई हुई दुनिया में हम मज़े ले लेकर सैर कर सकते हैं और हमें एहसास भी ना होगा कि हम किस कदर गैर संजीदा हो गए हैं। उसने जो दुनिया बनाई है, जो उसने रंगीनियों की दुनिया बनाई है, जो उसने हंसी मजाक की दुनिया बनाई है, जो उसने तंज़ व मज़ाक की दुनिया बनाई है, हम उसकी दुनिया के अंदर सैर करने लग जाते हैं, उसी माहौल में हम घूमने लग जाते हैं, उसी के अंदाज़ में हम सोचने लग जाते हैं। जो हमारी संजीदगी थी, जो हमारे तफक्कुरात थे, वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। हर मसले पर हम खोजी के अंदाज़ के अंदर मुताला करने लग जाते हैं। ये था बच्चों सबक तनकीदी मजमून और इसे लिखा था एहतशाम हुसैन ने। सैयद एहतशाम हुसैन उर्दू अदब के जाने माने तनकीद निगार हैं, नक्काद हैं, जिनका तनकीद में बड़ा नाम है। एहतशाम हुसैन का बच्चों तनकीदी मजमून यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इस तनकीदी मजमून में आपने तनकीद की है, खोजी के ऊपर तनकीद की है। खोजी एहतशाम हुसैन ने पंडित रतन नाथ सरशार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद का किरदार लिया है, जो बहुत मशहूर किरदार है, मज़ाहिया किरदार है। बात से बात निकालने का हुनर उसके पास है, अपनी बात को आगे रखने का हुनर उसके पास है, कारोली निकालने का हुनर उसके पास है, बात बात में धमकाने का हुनर आपके पास है, हार नहीं मानने का, हारने के बाद हार तस्लीम नहीं करने का हुनर उसके पास है और हर तरह के दुनियादारी के हुनर उसके पास मौजूद हैं। वो कभी तबीब बन जाता है, कभी बहादुर सिपह सालार बन जाता है, कभी नवाब का हमदर्द बन जाता है, कभी आज़ाद का हमदर्द बन जाता है।
हमारे आसपास ये किरदार मौजूद है, हमारे आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनमें खोजी की सिफ्त होती है, खोजी की कैफियत होती है, और उस किरदार की तरह ही वो लोग भी हर चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, अपने आप से मंसूब कर लेते हैं। बहादुरी के कारनामे हो तो वो आगे रहते हैं, अपने आप को बहादुर बनाते हैं। किसी कामयाबी की बात हो तो वो अपने आप को कामयाब बताते हैं, और भी कुछ मामला हो तो अपने आप को हर मामले में वो लोग आगे रखते हैं। तो वो सब लोग खोजी हैं, और खोजी किरदार के ज़रिए ही हम उन लोगों को समझ सकते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी को जान सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने तनकीदी मज़मून का मुताला किया था। बच्चों, यहाँ पर हमने तनकीदी मज़मून का मुताला किया था, जो मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवाल और जवाब के साथ फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।